Good evening to all of you. Am I audible to all? तो सबसे पहले हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का एक बार लेवल्स जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ आपके स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कुछ अगर डाउट होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं हम लोग। यहाँ निफ्टी के जो लास्ट वीक में जो फ्राइडे को अपनी यहाँ पे रिकवरी आई थी, वो प्रॉपर एक इस वाले डिमांड जोन को हम लोग बोल सकते हैं या फिर छोटा सा सपोर्ट है। लेकिन ये जो ईएमए काफी लंबे टाइम से जो टेस्ट नहीं हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे एक रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है, और वहाँ पे बैंक निफ्टी के पास भी एक छोटा सा एक सपोर्ट था, वहां से रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन इसको अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के साथ में अगर मैच करते हैं तो हम लोग देखेंगे, ये चार्ट आपको विजिबल है अभी? यस विजिबल है। हाँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी को पहले निफ्टी को अगर हम लोग देखें, तो ये सेंसिबल का चार्ट है जहाँ पे यहाँ पे वाई डाटा आपको शो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। हाँ ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली ये जो ग्रीन लाइन में जो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे क्या है, जो पुट जो है ये इन्होंने सेल कर रखा है। पुट सेल करने का मतलब है कि ये लोग यहाँ से बुलिश है, तो उसका भी सपोर्ट मिला मार्केट को, और मार्केट वहां से ऊपर जा रही है। लेकिन जब भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट एक हाइयर रेंज में जब भी पहुंच रही है, जब भी मार्केट अपने हाइयर रेंज के पास मतलब ऑल टाइम हाई के पास पहुंच रही है, वहां पे जो कॉल सेलर है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखेंगे, बीच में तो उतना कुछ है नहीं। जब भी मार्केट यहाँ के आसपास पहुंचती है, सिर्फ कॉल सेलर ही बैठते हैं। ये देखिए ऊपर तक 22,800 तक यहाँ पे लोग सेल करके बैठे हुए हैं। मतलब वो लोग मार्केट को ऊपर जाने नहीं देना चाहते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो स्ट्राइक प्राइस अपनी 22,000 की है, 22,000 पे कॉल सेलर की जो काउंटिंग है वो पहुंच चुकी है 98 लाख के आसपास, और वहीं पुट सेलर की यहाँ पे काउंटिंग हो रही है जो कि लगभग उसके आधा भी नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे जब भी हायर रेंज पे जाता है तो वहां पे प्रॉपर एक सेलर आ जाते हैं, जहां से मार्केट को डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। और इस समय लास्ट टाइम यहाँ से रिकवरी मिली है, जो यहाँ पे पुट सेलर बैठे पड़े थे। लेकिन अब मार्केट नीचे गिरती है तो सीधा अपने पास ये सपोर्ट बनता है, जो यहाँ पे 21,500 का जो लेवल है, वो एक अपना एक तो प्लस यहाँ पे डिमांड जोन हो जाएगा, जो कि विदाउट बेस के होगा, और प्लस यहाँ पे इनका भी सपोर्ट मिलेगा। एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे कि एक लंबे टाइम से मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। तो मार्केट को थोड़ा सा अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मार्केट अगर किसी तरीके से अगर इसको ऊपर जाके यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, जो कि 22,150 का लेवल होगा, उसके बाद से एक दोबारा से नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 21,260 250 के नीचे, तो यहाँ पे अच्छे खासे डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के ऊपर, जहाँ पे हम लोग एक बार आरएसआई भी लगाएंगे। और यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो प्राइस जब यहाँ पे थी, जब प्राइस यहाँ पे थी, इसने आरएसआई ने अपना ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट किया था आरएसआई ने, जहाँ पे 82 84 के अराउंड इसने हाई बनाया था। प्राइस यहाँ पे आई, लेकिन आरएसआई ने यहाँ पे 79 का हाई बनाया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया। प्राइस ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 74 का यहाँ पे हाई बनाया। प्राइस दोबारा से ऊपर गई और एसआई यहाँ पे अपना आरएसआई नीचे आ रही है। मतलब ये अपना एक बार इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन अपना आरएसआई लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो ये एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देखेंगे कि जो भी अच्छे खासे डिमांड जोन थे वो ऑलमोस्ट चल चुके हैं। एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है। उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से फ्रेश बायर्स की एंट्री होती है
तो यहाँ पे मस्ट एक क्लोजिंग जरूरी है, जो कि एक क्लोजिंग और प्लस एक दिन का यहाँ पे सस्टेन होना जरूरी है, तब जाके एक नया बुलिशनेस दिखने को मिलेगा, जो कि 22,500 से लेकर 23,000 के लेवल दिखा सकता है। और यहाँ पे अगर हम लोग कल के लिए अगर लेवल्स की यहाँ पे बात करें, मतलब जो मंडे के लिए लेवल्स होने वाले हैं, तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए रेडी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर देखें डब्ल्यू पैटर्न, और ये सीधा मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक लेके जाएगी 21,950, या फिर हो सकता है 22,000 के लेवल भी टच कर जाए। और 22,000 के लेवल पे अपने पास अच्छे खासे कॉल सेलर बैठे हुए हैं, मतलब अपनी जो बार बार जो भी उस रेंज के पास जा रही है वहां से नीचे आ जा रही है। तो मतलब ये है कि कल तो मार्केट ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जानी चाहिए, लेकिन फ्राइडे को, सॉरी ट्यूसडे को एक लगता है कि एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो पुट सेलर है उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो सिर्फ हम लोग उसी पे डिपेंड नहीं होने वाले हैं कि वहां पे पुट सेलर है या पे कॉल सेलर है, तो जब भी वहां मार्केट जाएगी तो नीचे आएगी, अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन को फॉलो करते हुए चलना है। तो ये जो अपना लेवल होने वाला है 22,000 का लेवल, वो निफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी वहां पे लगभग उसने 3 बार इस रेंज को टच कर दिया, प्राइस वहां से अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिली है। दोबारा से अगर वहां पे जाती है अपने को 22,050 के आसपास अगर मौका मिले, तो दोबारा से एक पुट की एंट्री बन सकती है, जहां स्टॉप लॉस आपको पता है ये वाला रेंज होने वाला है। और अगर डाउनफॉल में देखें तो डाउनफॉल में एक, अभी तो अब इसको अगर बड़ी सेलिंग आती है तो अब इस बार ये रोक नहीं पाएगी इसे। अगर बड़ी सेलिंग आती है तो छोटी अगर सेलिंग आती है तो अपने लिए सपोर्ट का रेंज ये बन जाएगा, जो कि ये होगा 21,670 बोल सकते हैं, या फिर 21,680 बोल सकते हैं। 21,680 से लेकर 21,620 का पहला सपोर्ट बनता है। अगर उसके नीचे अगर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है, तब अपने को सीधा ये लेवल देखने को मिलेगा, जो कि ठीक ठाक सा सपोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी अच्छे खासे हैं यहाँ पे। तो 21,520 से लेकर 21,420 या फिर 400 का लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं और यहाँ के अगर 15 मिनट के चार्ट को यहाँ पे देखते हैं, ये जो रेंज है अपना 21,480-90 के आसपास, जो कि स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें तो 21,500 का लेवल बनता है। वहां पे अच्छे खासे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, मतलब इन लोगों ने क्या किया है, पुट को यहाँ पे सेल कर रखा है, जहाँ पे इसकी संख्या है 85 लाख, और वहीं पे जो कॉल सेलर है उनकी संख्या है 16 लाख। मतलब ये ऑलमोस्ट 5 गुना यहाँ पे ऊपर बैठे पड़े हैं। मतलब यहाँ से मार्केट को इतनी आसानी से ये लोग नहीं गिरने देंगे इससे नीचे। अगर एक बार ये अगर टूट जाता है ना, 21,500 का लेवल अगर टूट जाता है, तो इनकी जो भी लॉस हो रहा होगा ये लोग क्या करेंगे, अपने पोजीशन को कवर अप करेंगे, फिर मार्केट एक धड़ल्ले से नीचे गिरते हुए दिखेगी अपने को। लेकिन ये लेवल अभी निफ्टी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, और उसी तरीके से ये लेवल जो कि 22,000 का एक लेवल है, वो भी इंपोर्टेंट होने वाला है निफ्टी के लिए। तो ये अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग देखते हैं, तो इसके पास ऐसा कुछ था नहीं, बस मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आ गई। और यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक रेंज को ब्रेक डाउन किया है बैंक निफ्टी ने। मतलब अगर छोटे लेवल पे देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 5 दिनों के ट्रेडिंग सेशन का जो एक रेंज चलता आ रहा था, साइडवेज ही बोल सकते हैं उसको हम लोग, जिसको इसने फाइनली एक बड़े रेड कैंडल से इसने ब्रेक डाउन किया है, और हो सकता है रीटेस्ट हो ये कैंडल। और इसने भी अच्छी खासी यहाँ पे कमबैक दिखाई है मार्केट के अंदर, जो लास्ट फ्राइडे का देखने को मिला। तो इसको अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट से यहाँ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, इसके पास भी अच्छे खासे लेवल बैठे पड़े हैं ऊपर सेलर। ये देखिए, ये सभी को विजुअल है अभी। यस विजिबल है। ये 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अपने जो कॉल सेलर हैं, मतलब कॉल सेलर का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है ना। मतलब अगर मेरा व्यू नेगेटिव है मार्केट के अंदर, तो मैं क्या सेल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल सेलर की अगर यहाँ पे हम लोग संख्या देखें, तो यहाँ पे 48 लाख है, और वहीं पे पुट सेलर की संख्या क्या है, 16 लाख है। मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा बीच में काफी गैप डिफरेंस है, आप दिख रहा है ऑलमोस्ट 3x है यहाँ पे।
तो ये लोग ऊपर जाने नहीं देना चाहते। और यहां से अगर आप लोग ऊपर देखेंगे ना तो सिर्फ कॉल सेलर बैठे पड़े हैं यहाँ पे इसके ऊपर। मतलब इसके ऊपर सिर्फ कॉल सेलर ही बैठे पड़े हैं जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाहते। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिकवरी कैसे आई। यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग था और जो अभी भी कंटिन्यू है वहां पे, मतलब वहां पे अभी भी जो पुट सेलर है वो बैठे पड़े हैं। तो ये एक सपोर्ट है प्लस एक डिमांड जोन बोल सकते हैं छोटे टाइम के लिए। बीच में मार्केट साइडवेज है। तो अब यहाँ पे क्या अपना जो लेवल बनता है, अगर चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कल के लिए लेवल होंगे, तो मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे चुकी है। इस रेंज को इसने तोड़ दिया है तो एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलना चाहिए। तो अपना लेवल ये निकल के आता है, अपना लेवल ये निकल के आता है जो रेंज होगा 45,970 से लेकर 46,120 या फिर 46,200 का रेंज होगा, वो बैंक निफ्टी के लिए हर्डल होने वाला है। उसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं इस तरीके से, जो कि 46,350 से लेकर 45,980 का लेवल होगा। वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा खासा हर्डल होने वाला है और इतनी आसानी से इसको क्रॉस नहीं करने वाला। मतलब ये साफ दिखा रहा है कि अगर इसके अंदर पहुंचता है, अगर बड़ा गैप अप देखने को मिल गया निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही, और इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये सप्लाई जोन के अंदर बहुत अच्छे खासा पोटेंशियल दिखता है, जो कि मंगलवार को मार्केट को ठीक ठाक से डाउनफॉल में दिखा सकते हैं। देखते हैं अगर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिलती है तो छोटी प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो अपना ये सपोर्ट भी काफ़ी है। ये सपोर्ट भी काफ़ी होने वाला है, जो कि 45,450 से लेकर 45,250 का लेवल होगा। वो ठीक ठाक सा लेवल बनता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अगर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट के अंदर तो ये सपोर्ट एक बार रोक सकता है, लेकिन अगर दोनों इंडेक्स नहीं रुकती है सेलिंग, और जैसा कि एचडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी उसके चार्ट ने दिखाया है अपने को कि आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा उसके, यहाँ तक कि एलआईसी की जो न्यूज आई थी वो भी सब मेरे को लग रहा है रजिस्टर्ड ही था। तो बैंक निफ्टी में जो अच्छे खासे सपोर्ट की बात करें तो अपना 44,670 से लेकर 44,450 या फिर 420 का रेंज होने वाला है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए ठीक ठाक सा सपोर्ट बनेगा। तो ये तो अपने हो गए दोनों इंडेक्स। फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि अपना है सिमारो एंटरटेनमेंट। तो इसका हम लोग आगे अगर वीकली पे देखेंगे टाइम फ्रेम पे तो एक बहुत अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है। एक बहुत अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग भी है। तो प्लस यहाँ सप्लाई जोन के पास जाके प्राइस ने जो अपने टारगेट थे उसको हिट करके दोबारा से नीचे आई है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता हुआ जा रहा है। एक स्टॉप लॉस बनेगा 139 से लेकर 137 का स्टॉप लॉस होगा डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और जब यहाँ से निकलता है ना, इसके अंदर सीधे टारगेट देखने को मिलेंगे 220, 240 और 315 के लेवल बड़े आराम से सिमारा इंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी सेलिंग देखने को मिली थी ना, क्या था, इसका रिजल्ट बहुत गंदा आया था। रिजल्ट गंदा आया, सीधा इसने क्या किया, ऑलमोस्ट 20% के आसपास का इसने डाउनफॉल दिखाया था सिंगल डे के अंदर। तो अब अच्छे खासे रेंज में आ चुका है, कुछ कंसोलिडेट भी कर सकता है। अब बायोकॉन को अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट तो इसका बहुत अच्छा आया था, लेकिन ऑलरेडी क्या कर रहा था इसने, रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। एक इस टाइप का सप्लाई जोन को इसने हिट कर दिया था, जहां पे वीकली पे भी ठीक ठाक का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इस वाले एरिया को इसने हिट कर दिया था, प्लस ये अपना 200 ईएम है, उसको लंबे टाइम से इसने हिट नहीं किया था। उसको इसने रिएक्ट किया क्योंकि प्राइस में अगर देखें तो इसका रिजल्ट काफी लॉस में था और वहां से अच्छा खासा इसने रिजल्ट पोस्ट किया था और वहां से इसमें सेलिंग देखने को मिली। मतलब ये सब कुछ एडजस्टेड था बस रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पे एक ठीक ठाक से डिमांड जोन के पास आ रहा है। तो अपना जो डिमांड जोन होने वाला है वो ये रेंज होगा। इस रेंज को हम लोग देखेंगे जहाँ पे 20 EMA का भी सपोर्ट मिलेगा अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो जहाँ पे 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA का भी सपोर्ट मिलेगा। तो 265 से 255 का रेंज होगा। एक बार बुलिश कैंडल यहाँ फॉर्म हो जाए तो एंट्री मिलेगी, तो अच्छा खासा रेंज अपने को देखने को मिल सकता है बायोकॉन के अंदर।
बात करते हैं यहाँ पे, एक पेनी स्टॉक होगा जो मुझे लगता है अगर जीरो हीरो को तौर पे इसके अंदर हम लोग अगर पोजीशन बनाना चाहें तो ठीक ठाक से रिटर्न देने के लिए रेडी है ये। जो कि अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है, और इसी वजह से अभी हमने देखा जीएमआर इंफ्रा की बात करें या फिर रिलायंस इंफ्रा, ये पटेल इंजीनियरिंग, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन के जो भी फील्ड है उनके अंदर जो भी स्टॉक्स हैं उनमें अभी आजकल लास्ट वीक 10 दिन में अच्छा खासा यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। तो पेनी स्टॉक के बारे में बोलेंगे, ये कोई बाइंग आपके लिए लेवल्स नहीं बता रहे हैं, जस्ट ऐसा दिखता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर है मंथली के अंदर। और अगर पेनी स्टॉक के तौर पे इसके अंदर हम लोग पोजीशन बनाना चाहें तो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो जी टी एल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जिसकी अभी रिसेंट क्लोजिंग है 2 रुपये 40 पैसे पे। और अगर ये किसी तरीके से इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ना, 4 रुपये 20 पैसे 4 रुपये 10 पैसे के ऊपर, तो सीधे अपने को टारगेट मिलेंगे 6 रुपये 90 पैसे से लेकर 8 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर अपने को 14 और 32 के लेवल दिखा दे। लेकिन ये भी हमें समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, फंडामेंटल हो या फिर कोई इनसाइडर न्यूज हो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा गलत, जो कि प्राइस एक बार जहां ये ट्रेड किया करती थी 105 के आसपास, वो अभी ट्रेड कर रही है 2 रुपये 40 पैसे के आसपास। तो इसे ध्यान में रख के ट्रेड करना है। अगर आपको, आप में से कोई भी इसमें ट्रेड करते हैं तो ध्यान में रख के ट्रेड करना है। ये जस्ट पेनी स्टॉक के तौर पे ही ट्रेड करना है, सारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं करनी है। किसी की क्वेरी आई थी यहाँ पे आईआरएडीए के बारे में, उन्होंने कोई पोजीशन बनाई होगी, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने उस दिन भी आपके साथ बोला था कि पीएसयू सेक्टर के अंदर एक पैनिक देखने को मिल सकता है, पीएसयू और पीएससी की लंबे टाइम से इसमें बुल रन देखने को मिला है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग होनी भी जरूरी है। तो इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो 20 EMA को इसने काफी लंबे टाइम से इसने हिट नहीं किया था। ये लास्ट टाइम एक वीडियो हमने शेयर किया था यहाँ के आसपास, उसके बाद से आज तो रुका नहीं है ये। और इसका सपोर्ट लेवल जहां बनता है 20 EMA का सपोर्ट के साथ में, और प्लस एक डिमांड जोन टाइप का भी स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये अपना 175 से 165 का रेंज होने वाला है, जहां पे एक सपोर्ट बनता है। यहाँ से एक बुलिश कैंडल देखने के बाद दोबारा से पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर किसी ने लोअर लेवल पे बाइंग कर रखी है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखे 164-65 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो एग्जिट कर जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर मेरे को दिखता है इसके अंदर 1.1 सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी क्लोजिंग अभी है 64 रुपये 85 पैसे पे, और एक लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर। और लास्ट फ्राइडे को इसने बहुत अच्छी खासी बुलिश कैंडल इसने फॉर्म की है, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 57 का, और टारगेट आने वाले दिनों में आराम से यहाँ पे 69 74 75 के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी डिप मिलती है तो यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो अपने को 62 से लेकर 61 रुपए के आसपास यहाँ पे एड ऑन किया जा सकता है, जहाँ पे अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइन है 57 का, और टारगेट यहाँ पे ठीक ठाक से देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा लास्ट स्टॉक होने वाला है वो है महिंद्रा। उस दिन मैंने सतीश जी के साथ में मैंने चार्ट भी इसका शेयर किया हुआ था। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हमने एक बार इसकी कॉल जनरेट की थी, यहाँ के आसपास हमने शायद कॉल जनरेट की थी इसकी, यहाँ के आसपास जब ये क्लोजिंग ये वाला कैंडल बनने लग गया था, तो 68 के अराउंड हमने एक कॉल जनरेट की थी जिसने रिसेंट हाई बनाया है 140 का। और इस सप्लाई जोन के अंदर दोबारा से हमने एक पुट जनरेट की थी 56 57 के राउंड का, जिसने दोबारा से हाई बनाया है 120, ऐसे कुछ उसने हाई बना दिया है 120 या फिर 85 ऐसे कुछ बनाया था उसने, करेक्ट भी ध्यान नहीं है। अ, एक बार ठीक, तो उसमें अच्छे खासे बने हैं, लेकिन दोबारा से प्राइस जब नीचे आई है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, साथ में एक डिमांड जोन भी बनता है। तो
अगर मैं महिंद्रा की देखूं, हाँ, तो उसने अभी अपना जो हमने जो पुट जनरेट किया था उसने हाई बनाया था 117 का। तो इसने अपने दोनों तरफ काम किए। इस सप्लाई जोन का क्या है, अगर आप जो लोग जाएंगे और एच डी एफ सी बैंक को अगर आप लोग देखेंगे ना कि प्राइस इतनी बड़ी फॉल क्यों आई है, तो एच डी एफ सी बैंक के अंदर भी सेम सप्लाई जोन था। एच डी एफ सी बैंक के अंदर भी सेम सप्लाई जोन था। ये देखिए, ये सप्लाई जोन आप सभी को विजिबल है ना। ये सप्लाई जोन आप सभी को विजिबल है। यस विजिबल है। यस सर। इस सप्लाई जोन के अंदर जाके इसके अंदर कितनी बड़ी फॉल देखने को मिली है। उसी तरीके से महिंद्रा में वो चार्ट है। महिंद्रा में उसी तरीके की ये सप्लाई जोन था जहां पे पुट लेना तो बनता ही था। तो ये अपना सप्लाई जोन हो गया, लेकिन यहाँ पे प्राइस जब नीचे आ रही है तो इसने एक डिमांड जोन फॉर्म किया है। यहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म किया, आते ही ट्रेड नहीं लेना है। एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है कि प्राइस यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा जहाँ पे 1605 1600 का स्टॉप लॉस होगा। एंट्री अपनी 1620 के आसपास हो जाएगी। एक नेगेटिव न्यूज भी ऑलरेडी आई चुकी है प्राइस के अंदर। जो कुछ जीएसटी ने इन पे कुछ फाइन किया है कुछ करोड़ का, तो उस वजह से अब एंट्री अपने को मिल मिल सकती है इसके अंदर। अगर मार्केट की वजह से ऐसा लगता है कि मार्केट मंडे को गैप अप होना चाहिए, गैप अप नहीं तो फ्लैट ओपन होना चाहिए, फिर थोड़ा ऊपर जाने की एक्सपेक्टेड है। तो अगर इसके अंदर अपनी एंट्री मिलती है तो प्राइस एक्शन को देख के हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। अगर इसको हम लोग रिलेट करते हैं ना ओपन इंटरेस्ट से, यहाँ पे अगर हम लोग इससे रिलेट करते हैं इसको, तो अपने को ना इसका सपोर्ट मिल जाएगा। जो 1600 पे इन्होंने कॉल सेलिंग कर रखी है ना, सॉरी पुट सेलिंग कर रखी है, तो 1600 के स्ट्राइक प्राइस पे 4,75,000 पुट सेल कर रखी है। मतलब ये लोग इसको नीचे नहीं जाने देना चाहते। और इसके अगेंस्ट में कॉल सेलर हैं 1 लाख। मतलब लगभग 4 गुना यहाँ पे पोजीशन बनी पड़ी है सपोर्ट में। मतलब महिंद्रा को नीचे नहीं जाने देना चाहते। तो यहाँ पे जैसे ही कोई आके जब यहाँ पे पोजीशन बनने लग जाए, लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे कोई पॉजिटिव कैंडल बनने लग जाए ना, इसके अंदर ट्रेड लेना चाहिए। फिर दोबारा से टारगेट यहाँ पे अपसाइड के देखने को मिल सकते हैं। अ, बस, तो ये सारे मेरे स्टॉक थे। बाकी जो आपके डाउट है एक बार आप लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम भी देखते हैं कि आपको कोई स्ट्रेटेजी इतने दिनों में आपने कोई बनाई है। सर जी। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर जी, वो चार्ट मैंने देखा आपने बनाया हुआ अभी। तो चार्ट में अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और जोन्स ड्रॉ करना तो सीख गए हैं। पर फॉर एग्जांपल अभी आपने कुछ 2-3 एग्जांपल दिखाया। फॉर एग्जांपल जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का दिखाया, फिर बाद में 1 पॉइंट दिखाया जिसमें अभी अच्छा मोमेंटम बन सकता है थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढना चाहिए? इसके लिए सर ना हमने आपके साथ एक मैंने वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने ना एक स्कैनर शेयर किया हुआ है आपके साथ। आप कौन से अभी जो रिसेंट बैच चल रहा है उससे हैं आप, जो जैन नहीं बैच सर, चल रहा अक्टूबर 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 बैच से। है। अच्छा, अक्टूबर। तो उसके अंदर मैं आपके साथ उस ग्रुप के अंदर उस स्कैनर का ना मैं लिंक आपके साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें ना अपने अकॉर्डिंग जो हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं वहां से हम लोग देख लेते हैं, लेकिन अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर अपने स्टडी से मैच करता है तो उसको हम लोग ट्रेड में ला सकते हैं। मतलब वहां पे हर एक तरीके के ब्रेकआउट वहां पे आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे। और वहां से हम अपने अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट करेंगे, जो अपने स्टडी से मैच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अपने स्टॉक्स आते हैं वहां पे, वहां से हम लोग लेके आते हैं। प्लस जो अपने सेक्टर वाइज जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि अपना एच डी एफ सी बैंक हो गया, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आते हैं तो एच डी एफ सी बैंक, कोटक, एस बी आई, सी यू बी, इन सब में हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं।
तो ये जो सारे स्टॉक्स मैंने कुछ बताए हैं, जैसे कि मैंने वो पेनी स्टॉक का यहाँ पे डिस्कस किया है, या फिर 1 पॉइंट का हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो ये तो सारे सेक्टर से बाहर के स्टॉक हैं, जो कि किसी सेक्टर में नहीं आएंगे अपने, मतलब जो मेनली सेक्टर के स्टॉक होते हैं उसके अंदर ये नहीं आएंगे। तो उसका लिंक मैं आपके साथ ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दूंगा। आप जब वहां पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको मतलब बाहर के स्टॉक देखने को मिलेंगे, और ब्रेकआउट स्टॉक वहां पे अपने स्टडी से मैच करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं टेलीग्राम पे रिक्वायरमेंट लिख दूंगा उसकी। और आपने जैसे सिखाया सर, बहुत ही अच्छा। मैं अभी इक्विटी में ही अच्छा ये ट्राई कर रहा हूँ, पर अच्छे से हो जाता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये। तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, होप कि अभी अच्छा जब प्रैक्टिस करूंगा तो एफएनओ भी ट्रेड कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप अक्टूबर अक्टूबर क्लास से है ना? हाँ ये सर। लास्ट बैच मैंने आपका लिया था। हाँ सर, यस। लास्ट बैच अक्टूबर मैंने 2023। अच्छा, तो लास्ट बैच मैंने आपका लिया था, तो मैंने कुछ आपको स्ट्रेटेजी बताई होंगी, हाँ ये सर। जो मतलब 95% 90% ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट दे के ही जाते हैं। वो क्लास मैंने आपका लिया था ना? हाँ सर, लिया था। हाँ, तो उस पे भी आप काम कीजिएगा। वो आपको ना प्रॉफिट दे के जाएंगे अच्छे खासे, क्योंकि उस पे एक दो स्टूडेंट हैं जिनका रिव्यू आया था कि उस पे वो काम करते हैं, उनको प्रॉफिट मिलता है अच्छा खासा। सर एक बार शॉर्ट में रिपीट करेंगे क्या वो स्ट्रैटेजी था? लास्ट क्लास आपने लिया था ऑप्शन वाला, एक क्लास आपने लिया था सर। अह, कौन सी वाली स्ट्रैटेजी? बिकॉज जैसे बताया हमारे कलीग ने कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये तो बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको देख करके तो काफी कुछ मतलब जोन्स आइडेंटिफाई करने में तो बहुत मतलब अच्छा हो गया है अभी। हम जी। हम लोगों को चार्ट देख करके समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन वाला स्ट्रैटेजी संभव पता नहीं हम उस पे काम नहीं किए हैं, तो इसलिए एक बार हम चाहेंगे कि आने वाले कुछ दिन में इसको कम से कम ट्रैक करें। इसलिए सर अगर चलिए, तो वीडियोस का लिंक भी आ गया, मैं एक बार खोल के देखता हूँ, और डाउनलोड किया है मैंने कल ही सारा। वो जो एक बार लास्ट खोल करके। वीडियो आप लोग देखेंगे ना, जो मैंने लास्ट आपके साथ क्लास लिया था, उसके अंदर ना मैंने यस सर। सारा बता रखा है। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेटजी हैं ऑप्शन के अंदर जो 90-95% ना अपने को प्रॉफिट दे के जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं उसको दोबारा से डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा ना, क्योंकि इसको अभी यूट्यूब पे अपलोड करना है। नहीं नहीं सर, हाँ। वो करने की और जरूरत बाकी नहीं है, हम लोग देखते हैं। बाकी हमने आपके साथ दोबारा से उस दिन मैं आपने मैसेज किया था हमने टेलीग्राम के ऊपर, कि जो अभी रनिंग बैच है ना, जब उनके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो उनका मैं दोबारा से, जब मैं लास्ट क्लास लूंगा, जब उनका मैं दोबारा से लास्ट क्लास लूंगा ना, तो उसके अंदर दोबारा से जो भी अपने बैचेस है ना, उन सभी को दोबारा ऐड ऑन किया जाएगा, और दोबारा से उन स्ट्रेटेजी को हम लोग वहां पे एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर, वैसे ग्रुप में अपडेट कर देंगे तो हम ज्वाइन डेफिनेटली करेंगे। जी 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 जी। और जीसी पावर की आपने जीसी पावर जीसी पावर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अभी। जीसी पावर के अंदर या तो एंट्री मिले अपने को 397 396 के आसपास, जहां पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइन होगा 378 के अराउंड, या फिर इसको 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिलना मस्ट है। मतलब 460 के ऊपर क्लोजिंग मिले तब अपना ये बुलिश होगा, या फिर अपने को यहाँ पे एंट्री मिले। बीच में यहाँ पे फंसा पड़ा है, तो आपने अगर बाइंग कर रखी है तो स्टॉप लॉस आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे बाइंग कर रखी है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, या फिर आप सोच रहे हैं तो यहाँ आपको यहाँ तक का वेट करना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, हाँ आरती इंडस्ट्रीज अभी ठीक लग रहा है, लेकिन इसके लिए भी ये एक बोल सकते हैं कि थोड़ा रेजिस्टेंस का काम होगा, और कोई फ्रेश एंट्री इसमें भी बनती नहीं है। फ्रेश एंट्री इसमें तभी बनने वाली है जब ये इसको मतलब क्रॉस करने लग जाए ना, 674 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखे, तब अपने लिए ज़्यादा बेटर होगा इसमें ट्रेड करना।
या फिर किसी प्रकार से इसमें अगर डाउनफॉल देखने को मिल जाए यहाँ पे 594 95 के आसपास, तब ठीक होगा। क्योंकि अभी इसके लिए ना ये हर्डल है, और ये बार बार इतने दिनों का रेंज है ना, इसने क्या किया, इतने दिनों तक की ट्रेडिंग को इसने एक बड़े कैंडल के साथ में इसने डाउनफॉल दे दिया। तो ये जरूरी है कि इसको ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए, तब अपने को ऊपर साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बुलिस इसको बड़े टारगेट के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ऑलरेडी ना, अगर आरएसआई से भी चेक करेंगे तो ये भी हमें एक बार दिखा रहा है कि करेक्शन यहाँ पे आनी चाहिए। आरएसआई फिर कैसे दिखा रहे करेक्शन के लिए? आरएसआई का हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आरएसआई था अपना 82, जब प्राइस यहाँ पे थी 613। फिर प्राइस ने यहाँ पे हाई क्या बनाया, 652। आरएसआई यहाँ पे कितनी हो गई, 75। फिर यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया 392। आरएसआई यहाँ पे कितनी हो गई, 67। इस सभी को जब आप अपने एक दूसरे से रिलेट करेंगे ना, तो रिजल्ट अपने को बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा। और ये सब जो अपने को देखने को मिल रहा है ना, ये इतनी जल्दी अपने को रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन जब इस चीज को आप लोग करेक्ट करेंगे ना, तो बड़े सेलिंग से अपने को क्या है, ट्रैप होने में बचेंगे इससे। क्योंकि यहाँ पे आरएसआई है ना, आरएसआई हमें साफ साफ यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सच में जा रही है, क्या पता उसको लेके जाया जा रहा हो। आरएसआई अपने को लोअर हाई बनाता हुआ दिख रहा है, और प्राइस यहाँ पे हाइयर है। सेम ऐसा निफ्टी के अंदर भी हो रहा है, और सेम ऐसा बैंक निफ्टी के अंदर भी हो रहा है। आरएसआई की क्लास हमने लिया था, जो भी अपने ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको मैंने एग्जाम्पल के साथ में बताया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, प्राइस जब यहाँ पे नीचे आ रही थी ना, तो यहाँ पे इसने हाई, आरएसआई ने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आएंगे तो आरएसआई ने अपना यहाँ पे लो बनाया था 36 का। प्राइस जब यहाँ पे आती है तो आरएसआई की कितना था, 25। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि डिमांड जोन का सपोर्ट था। हाँ, वो ब्रेक हो चुका था, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली थी। क्योंकि जब ब्रेक होने के बाद जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग ये नहीं बोलेंगे ना कि अब यहाँ पे तो खत्म हो गया सब कुछ। तो जब ये बड़ी सेलिंग थी, तो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया गया था कि जब कोई बड़ी सेलिंग आएगी ना, तो जब तक कोई बुलिश कैंडल यहाँ फॉर्म ना हो जाए, अपने को ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे अगर हम लोग सेलिंग की बात करते हैं, तो लगातार 5-6 दिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक वीक यहाँ पे सेलिंग यहाँ कंटिन्यू थी। तो दोबारा से जब प्राइस नीचे आई और यहाँ इसने बुलिश कैंडल फॉर्म किया, और यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री बन गई थी, जब प्राइस ऊपर गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि छोटा सा यहाँ पे डिमांड जो इसने फॉर्म किया, और दोबारा से एंट्री मिलने के बाद ऊपर गई है। तो प्राइस जब यहाँ पे आई है, तो आरएसआई ने 25 बताया है, और अपना आरएसआई होता है 30 हम लोग बोलते हैं लोअर रेंज के लिए। प्राइस नीचे आ गई, और उसके बाद ऑलमोस्ट प्राइस ने यहीं पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे आरएसआई ऊपर, मतलब प्राइस क्या थी, हाइयर लो बनाने लग गई। तो ये प्राइस दिखा रही थी कि अब इसके अंदर अप साइड आना चाहिए। वही सेम हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम एग्जांपल लेके देखेंगे, प्राइस ने यहाँ पे लो क्रिएट किया, आरएसआई कहाँ थी, 20 के आसपास। प्राइस दोबारा से उसी रेंज में आती है, आरएसआई कहाँ थी अपनी, 39 40 के अराउंड। मतलब प्राइस क्या दिखा रही थी कि जो प्राइस नीचे आ रही है, प्राइस जो नीचे आ रही है, वो हो सकता है वो रॉन्ग हो, वो जस्ट जो अपने रिटेलर से उनको ट्रैप किया जा रहा हो। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो देखेंगे, जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे लो लगाती है, आरएसआई भी लो लगाती है, लेकिन जब दोबारा प्राइस यहाँ पे लो लगाती है, तो आरएसआई अपना हाई लगा रही है। तो ये हमें बताता है कि जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं, उससे हमें आरएसआई बचाता है। तो इसको अगर हम लोग डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ब्रेकआउट, इनके साथ अगर इसको मैचअप करते हैं, तो अपने को रिजल्ट अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। ये क्लियर है आपको? हाँ जी। तो
तो सतीश जी, सतीश जी आपको मेरी वॉइस आ रही है? HDFC में स्टक हैं, लेकिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है। कहाँ पे आपकी एंट्री है इसके अंदर HDFC में? 1450 के आसपास। अभी जब प्राइस अभी ऊपर गई थी तब आपने एंट्री ली थी इसके अंदर? जब रिसेंट जो अभी इसकी खबर आई थी कि LIC ने कुछ स्टेक्स के अंदर बाइंग की है, तब आप किसकी एंट्री? अच्छा, मतलब आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब वो खबर आई थी या फिर उससे पहले, लगातार मैंने 3 वीडियो के अंदर HDFC बैंक को कवर किया था और मैंने क्लियरली बोला था कि इसके अंदर फ्रेश पोजीशन तभी बनने वाली है जब ये 1500 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। हो सकता है ये जो बाइंग आई थी वही LIC की बाइंग हो। तो अगर आपके अंदर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो फिर यही अपना स्टॉप लॉस बनता है। 1380 का जो लेवल होगा वही अपना स्टॉप लॉस है। बाकी मुझे नहीं लगता कि प्राइस अभी भी इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली है। अभी मैं उसी लेवल पे कायम हूँ, चाहे कितनी बड़ी भी इसके अंदर बाइंग आ जाए, कितनी बड़ी भी बाइंग आ जाए, जब तक ये 1500 के लेवल को ऊपर क्लोज नहीं करेगी तब तक इसके अंदर हम लोग पुलिस नहीं होने वाले हैं। स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना चाहिए था कि प्राइस जब यहाँ से आई है तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई डिमांड जो नहीं था, आप लोग ये कर सकते थे कि इस सपोर्ट को आप लोग यहाँ पे लेवल मान लेते और इस कैंडल ने जब यहाँ पे फॉर्म किया तो स्टॉप लॉस एक बार ले लेते। स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो कैपिटल फिर खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। सर 1500 ही एग्जैक्ट क्यों? 1500 का एग्जैक्ट इसलिए है ना क्योंकि अगर मैं इसको पूरा क्लियरली यहाँ पे देखता हूँ ना, यहाँ पे देखता हूँ तो इस प्राइस को मैं यहाँ पे अगर पूरा मैचअप लेके जाऊँ ना, मतलब एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसके साथ जब इसको आप मैच करेंगे तो देखेंगे कि प्राइस ने ना एक बार कितनी बार यहाँ के अपसाइड दिखाया है। तो इतने बड़े रेंज का इसने क्या किया है, ब्रेक डाउन दे दिया है। ब्रेक डाउन जब इसने दिया है तो अभी तो ये कैंडल आज फ्राइडे को बंद होने के बाद ये कैंडल फॉर्म हुई है। उससे पहले मैं 1500 की लेवल की बात किस लिए कर रहा हूँ, अगर मैं डेली पे आता हूँ, कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, एक सप्लाई जोन बना हुआ है। उस समय ये जो EMA है ये भी नहीं था यहाँ पे, एक सप्लाई जोन बना हुआ है। सप्लाई जोन और साथ में ये इतना बड़ा रेंज का ब्रेकडाउन होना, तो इतनी आसानी से इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा ये। मतलब जब आप लोग देखते होंगे ना कि एक बड़े रेंज के अंदर कोई भी प्राइस वहां पे कंसोलिडेट करती है ना, तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो सेम यहाँ पे जब हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम से लेके आएंगे ना इसको, तो इस रेंज को इतनी आसानी से तोड़ना नहीं था इसको, लेकिन जब इसको इसने तोड़ दिया है तो एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ऐसा सिर्फ ब्रेकआउट में नहीं होता है, ऐसा ब्रेकडाउन के अंदर भी होता है। तो जब ये सप्लाई जोन बना हुआ है मतलब यहाँ पे बैठे पड़े हैं यहाँ पे सेलर्स, तो या तो हमें बुलिश तब होना है, जैसे हम लोग वो लेते हैं ना कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तब हम लोग बुलिश होते हैं। तो सेम इसी के अंदर भी वही है कि जब प्राइस नीचे से आई है, LIC ने कितना बड़ा भी स्टेक बाय कर लिया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। तो क्या पता वो सिर्फ अपने हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ऐसा न्यूज़ फैलाई गई हो, क्योंकि रिटेलर्स को जब ये बोला गया, इस कैंडल के बनने के बाद जब बोला गया कि LIC ने इतना बड़ा स्टेक बाय किया है, तो क्या वो लॉस करने के लिए उसने बाय किया होगा? ये पहले ही बाई कर गई हो और वो अगले दिन वो खबर फैलाई गई हो।
क्योंकि एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है, वो कुछ भी अपना पैसा इस तरीके से तो लॉस नहीं जाने देगी। तो अपने लिए इसीलिए ये था 1500 का जो लेवल है वो सप्लाई जोन को जब तक वो क्रॉस क्रॉस ना करके क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसके अंदर हम लोग बुलिश नहीं थे। और अभी भी, क्योंकि अभी भी मैं बोलूंगा कि सप्लाई जोन के अंदर बहुत अच्छी खासी पोटेंशियल है कि मार्केट को दोबारा से एचडीएफसी बैंक को नीचे लेके आ सकती है। क्योंकि अब क्या है, यहाँ पे 20 ईएमए का सपोर्ट भी मिल गया है। और आपको ध्यान होगा कि 20 ईएमए के अंदर क्या पावर है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लास्ट क्लास का अगर आप में से सबको ध्यान हो तो ललित जी को बड़े अच्छे से ध्यान है, और वो इस पे अच्छा यस खासा सर, ट्रेड। वो 20 एमए का पता है सर। हाँ, तो ललित जी का एक बार कई बार मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, वो उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना रहे हैं। तो उसमें साफ साफ क्लियरली बोला गया था कि अच्छा खासा रेंज का देखना है, टेस्ट ना हुआ हो। तो अभी भी ये काफ़ी पावरफुल होने वाला है एचडीएफसी बैंक के लिए, जब तक 1500 के ऊपर ना सस्टेन कर जाए। अपने को स्टॉप लॉस अगर आपने अभी तक होल्ड कर रखा है तो 1380 का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। और या फिर कोई अप साइड देखने को मिले तो एक बार निकल जाना चाहिए। अब भले ही यहाँ पे आप निकल जाओ, यहाँ पे निकल जाओ, थोड़ा सा लॉस होगा अपने को, लेकिन इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिल जाए ना तब यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। तो सतीश जी, मेरे को आपसे पूछना था कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, कुछ बताइए, हम भी कुछ सीखें। सतीश जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? तो आपने इतने दिनों में कौन सी कोई नई स्ट्रेटजी लेके आए हैं, तो एक बार बताइए, हम लोग भी कुछ सीखें। क्लास में भी ललित जी हैं क्या? क्लास में भी ललित जी हैं क्या? नहीं लग रहा है सर। अच्छा, तो आप में से किसी को भी कोई डाउट है कुछ जोन से रिलेटेड, या फिर किस टाइप का कोई प्राइजेक्शन बन जाए उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ऐसा कोई डाउट है आप में से किसी को भी? मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ। मेन ये है कि कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनका क्या है पता चल चुका है। अब जैसे ओम प्रकाश जी हैं, अब वो भी एक तरीके से कांटेक्ट में रहते हैं, अब चाहे वो मेरे साथ रहते हों या फिर वो सुशील सर के साथ रहते हों। तो उनका क्या है कि वो रेगुलर कांटेक्ट में रहने से ना एक वो बॉन्डिंग बन जाती है कि हमें लगता है कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। और बाकी जो रेगुलर कांटेक्ट में नहीं रहते हैं तो उससे थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होती है कि ये लोग कर कैसे रहे हैं। अब जैसे सतीश जी भी हैं, ग्रुप में अपडेटेड रहते हैं, उनके मैसेज आते हैं। आरएसआई का और एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, आरएसआई का एक्सप्लेन करते हैं। आरएसआई का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ
इस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पे आरएसआई को एक्सप्लेन, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो एचडीएफसी का प्राइस था 1560। 1560 यहाँ पे एचडीएफसी ट्रेड कर रहा था, जहाँ पे अपना आरएसआई हो गया था 27 के अराउंड। यहाँ पे 26-27 हो चुका था। प्राइस फिर यहाँ पे नीचे आ गया, जहाँ पे ट्रेड कर रहा था ये 1490-92 के आसपास, जहाँ पे अपना आरएसआई हो चुका था 38। मतलब 27, 38 और प्राइस यहाँ पे नीचे आया। मतलब यहाँ पे प्राइस हमें क्या इंडिकेट कर रहा था कि हो सकता है जो प्राइस नीचे आ रही है वो जस्ट फेक ब्रेकडाउन हो। तो ये कि यहाँ पे आरएसआई ने हमें ये बताया कि आरएसआई यहाँ पे हायर लो क्रिएट कर रहा है, जबकि जो अपने प्राइस हैं वो लोअर लो बना रहे हैं। तो ये था कि किसी अच्छे डिमांड जोन की अंदर या फिर कोई ठीक ठाक सा यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिले तो इसके अंदर एंट्री बनेगी, जो कि अपने को जो बियर्स हैं उनको ट्रैप करेगी। प्राइस यहाँ पे आती है, प्राइस ने अभी भी मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 1560 के लेवल पे थी, तो आरएसआई अपना 26-27 थी, और यहाँ पे प्राइस आ चुकी है 1460, और यहाँ पे अपना आरएसआई था 34 का। मतलब 31, 34 और 27, मतलब आरएसआई हमें साफ साफ क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस जो नीचे आ रही है वो जस्ट फेक ब्रेकडाउन हो सकती है, जिसमें अच्छे खासे अपसाइड जाने की पोटेंशियल है। तो हमें साफ साफ ये क्लियरली बोला गया कि मोमेंटम इसमें तब आएगा जब एक बार 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग देने की कोशिश की, हम चलो इसको नहीं मानेंगे, थोड़ी एग्रेसिव हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, उसके बाद प्राइस में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। मतलब प्राइस बैक टू बैक यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे फॉर्म कर रही थी, और यहाँ पे आरएसआई अपना हायर लो फॉर्म कर रही थी। तो ये हमें इंडिकेट कर रहे थे, हमने आरएसआई हमें ये इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और प्राइस अपने को यहाँ पे जस्ट ट्रैपिंग के लिए लेके आ रही थी। क्लियर है कि एक और कोई एग्जांपल दूं आपको मैं? क्लियर है, बट सर एक और एग्जांपल दे दो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इप्का लैब का यहाँ पे चार्ट है, जो इसने अपना जब इस टाइम ये ट्रेड किया करती थी 692-93 पे, जब यहाँ पे आरएसआई था इसका, जब यहाँ पे इसका आरएसआई था 23, प्राइस यहाँ पे दोबारा से लो बनाती है 673 का, जब आरएसआई यहाँ पे अपना हो गया 24। प्राइस यहाँ पे दोबारा से आती है 694 के आसपास, ओ सॉरी 684 के आसपास, जब यहाँ पे सीधा आरएसआई हो गया 36। मतलब एक तरीके से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइस ने आरएसआई ने हायर लो यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और प्राइस अपने को क्या बना रही थी यहाँ पे लोअर लो। तो ये अपने को दिखा रहा था कि हो सकता है ये जो डाउनफॉल हो अब ये खत्म होने वाला हो, या फिर लोगों को बस ट्रैप करने के लिए हो, और यहाँ पे जैसे 20 के ऊपर ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिली, यहाँ पे अच्छे खासे अपने को अपसाइड देखने को मिल गए। और यहाँ पे एक लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंफर्मेशन एंट्री के लिए हम लोग अगर जाते हैं तो प्राइस ने यहाँ पे फुट से यहाँ पे गैप डाउन दिया, एक इस डिमांड जो उनको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर इसने हिट किया है, और उसके बाद रैली कंटिन्यू है। यहाँ मैं आता हूँ अगर वेदांता पे, तो यहाँ पे मैं देखूँ तो प्राइस एक्शन यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि 208-9 के आसपास वेदांता ट्रेड करने आई। यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड जोन था, जिसको हमने अच्छे खासे ट्रेड भी किए थे। आरएसआई यहाँ पे अपना चल रहा था वही 20-21 के आसपास।
प्राइस दोबारा से उसी रेट के आसपास आई, लेकिन अपना आरएसआई चल रहा था 36 के आसपास। तो आरएसआई ने अपना लो, हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिए थे, और प्राइस ने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड जोन बनाने के बाद अपसाइड जाना स्टार्ट कर दिया था। 20 के ऊपर क्लोजिंग मिला, उसके बाद अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। मतलब ये हमें ना तब ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे जब मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक एक अच्छे खासे अपसाइड जाते हुए दिखें, एक अच्छे खासे अपसाइड जाते हुए दिखें, जिसमें होता है कि प्रोमोटर्स यहाँ पे बाइंग करवाने लग जाते हैं उस टाइप में, या फिर एक स्टॉक सडनली बड़े डाउनफॉल में चलता चला जाए, मतलब उसके अंदर सिर्फ सेलिंग सेलिंग देखने को मिल जाए, उस केस में ये अपने को ज़्यादा बेटर काम करेंगे। मतलब जो हम लोग फंसने वाले जो स्टॉक होते हैं, उससे हमें ये आरएसआई बताएगा, अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग ट्रेड करते हैं तो। ये क्लियर है आपको? हाँ जी क्लियर है। और सर ये 20 EMA से ऊपर जाते ही क्लोजिंग लेते हैं तो हम एंट्री लेते हैं, इसका स्टॉप लॉस क्या रहता है? मैं अभी वाला बेच हूँ, अभी तक की आया नहीं है। नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है, एंट्री हमने ले ली है यहाँ पे, इस डिमांड जो ये कंफर्मेशन एंट्री हो गई अपनी, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो स्टॉप लॉस अपना यही होने वाला है। लेकिन 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो उससे क्या होता है कि अपने को हमें ये कंफर्म हो जाता है कि प्राइस में अब मोमेंटम आ चुका है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देखते आएंगे तो प्राइस ने यहाँ पे कई बार इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की, प्राइस 20 EMA के ऊपर नहीं किया, मतलब यहाँ पे लगातार यहाँ पे डाउनफॉल स्टार्ट रहा है स्टॉक के अंदर, और उसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आई। कोई अभी प्रॉपर डिमांड जोन के यहाँ पे इसने नहीं किया था, इसमें कोई भी ट्रेडिंग, प्राइस यहाँ पे दोबारा से ऊपर गई, लेकिन यहाँ सप्लाई जोन था, और जब तक किसी सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए अपने को प्रॉपर बुलिशनेस यहाँ पे शो नहीं करती है। हाँ, 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, लेकिन ये सप्लाई जोन था, प्राइस दोबारा नीचे आई, और प्रॉपर इस डिमांड जोन के अंदर हम लोग बोलेंगे एंट्री होती है, ये में ऊपर क्लोजिंग मिली, उसके बाद कुछ सप्लाई जोन काम नहीं किया इसने, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के रिएक्शन थे यहाँ पे। इस 20 में क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे एक सप्लाई जोन को इसने ब्रेक किया क्लोजिंग के साथ में, उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे डिमांड जोन फॉलो होते रहे, प्राइस ने दोबारा से ऊपर जाती है, हम लोग बोलेंगे कि इसका रिएक्शन हो सकता है ये जो सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, फिर दोबारा से एक डिमांड जोन बोलेंगे, +20 EMA का सपोर्ट, 50 EMA का सपोर्ट, वहां से फिर अच्छी खासी रैली देखने को मिली हमें। अगर सिर्फ आप 20 EMA के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत बार आप फंसने वाले हैं यहाँ पे। डिमांड जोन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, डिमांड सप्लाई के होना बहुत जरूरी है। 20 EMA के ट्रेड करना फिर वो काफी रिस्की ट्रेड हो जाता है अपने लिए। है बहुत अच्छी चीज, लेकिन कई बार आपको फंसाएगी भी तो अच्छे खासे पैसे लेके जाएगी। आरएसआई की सेटिंग होती है कि मतलब हाइयर रेंज अपने को हम लोग 80 रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, 70 के आसपास है मेरा, लेकिन हम लोग 80 रख सकते हैं। लेकिन 80 में क्या है ना कि अपने को बहुत कम स्टॉक देखने को मिलेंगे जो कि 80 को टच करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी एक बुल रन अभी चला है, अभी तो कुछ मार्केट थोड़ी डाउन आ गई, लेकिन जब मार्केट एक तरफा चली थी तो उसमें अपने 80 नहीं 84 90 के आरएसआई भी हिट करते हुए दिखे थे। वहाँ पे मैं अगर आरवीएनएल की बात करता हूँ, आरवीएनएल या फिर जो रेलवे स्टॉक थे उनके अंदर अगर मैं बात करूँ, ये जो इसने हाई बनाया है यहाँ पे देखिए आरएसआई 95, 95 का इसने यहाँ पे आरएसआई यहाँ पे दिखाया था। तो जब 90 क्रॉस कर जाए, 80 क्रॉस कर जाए, तब अपने को थोड़ा सा ना मतलब लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने के लिए सोचना चाहिए। जब भी आरएसआई 50 90 क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो अपने लॉन्ग साइड के ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, कि वहां से ना एक बार सेलिंग आना, आरएसआई को दोबारा से डाउन करके दोबारा से प्राइस एक्शन फॉर्म करना, उस टाइप का स्ट्रक्चर वहां पे बनता है। लेकिन आरएसआई अगर 90 क्रॉस कर रहा हो, 80 क्रॉस कर रहा हो, वहां पे ब्रेकआउट स्टॉक को ज्यादा बेटर होगा हम लोग अवॉइड करें। और कोई प्राइस अगर किसी डिमांड जोन में आ चुकी हो, एक लंबे टाइम से उसमें फॉल कंटिन्यू हो, और किसी डिमांड जोन के अंदर उसकी एंट्री मिल चुकी हो, और आरएसआई अपने को 30 20 25 ऐसे दिखा रहा हो, वो बेस्ट स्टॉक हो वहां पे बाय करने के लिए।
मतलब क्योंकि एक तो अपने को डिमांड जोन भी फॉलो करता हुआ दिखेगा, अपने के फेवर में चलेगा, ऊपर से अपना आरएसआई वो भी अपने को सपोर्ट में है, तो ये चलने के चांसेस ज़्यादा है। वहीं पे अपने आरएसआई की बात करें सप्लाई जोन के अंदर, तो 80 प्लस अपना आरएसआई है, 90 प्लस आरएसआई है, अच्छा खासा सप्लाई जोन दिख रहा है, तो वो अपने को काफ़ी अच्छा खासा रिवॉर्ड देके जाएगा। तो ओम प्रकाश जी, आपकी कोई क्वेरी? नो सर। तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो फिर क्लास को फिर करें या नहीं पे? यस सर। ठीक है, फिर क्लास वहीं पे एंड कर दे। अच्छा, पीवीआर, पीवीआर, पीवीआर अपने ऑलमोस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि अपने ओरिजिन के डिमांड जोन के आसपास है, जहाँ पे एक मंथली का भी डिमांड जोन, मंथली का डिमांड जोन है और ऊपर से एक वीकली का भी डिमांड जोन है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अगर डेली पे आके इसकी बात करता हूँ, डेली पे अगर अगर आके मैं इसकी बात करता हूँ, तो आरएसआई को अगर यहाँ पे हम लोग मैचअप करते हैं, तो आरएसआई 22 हो चुका था जब प्राइस यहाँ पे थी 1450 के आसपास। प्राइस आ चुकी है 1405, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट डाउन आ चुके हैं। आरएसआई अपनी क्या हो गई 2728। अब यहाँ पे हम लोग 1402 के आसपास प्राइस आ चुकी है और आरएसआई हो चुके हैं 31 के आसपास। मतलब आरएसआई धीरे धीरे अब ये हमने को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे थी आरएसआई 23, प्राइस यहाँ पे आई आरएसआई 28, प्राइस यहाँ पे आई आरएसआई 31, मतलब आरएसआई धीरे से अपने हायर लो बनाते हुए दिख रही है। प्लस डिमांड जो उनका सपोर्ट है, एक बार अपने को ये सप्लाई जोन ब्रेक कर जाए ना, अपना ये जो सप्लाई जोन है ये ब्रेक कर जाए, क्योंकि एक बार जाने की कोशिश की है लेकिन नीचे आ गया है, हम लोग ये बोलेंगे कि टेस्टेड है लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली अभी तक। तो जब ये एक बार ये क्रॉस कर जाए, एक बार क्लोजिंग मिल जाए 1465 के ऊपर, प्लस ये भी देखेंगे कि लंबे टाइम से 20 में टेस्टेड नहीं है और यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है, तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे देना, इसके अंदर फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करेंगे। हाँ, क्लोजिंग देने के बाद जब कैंडल बड़ी बनेगी तो वहाँ पे कोई डिमांड जोन फॉर्म होगी, और जब वो डिमांड जोन फॉर्म होगी तो वहां से एक ट्रेड अगर बनाते हैं हम लोग, तो ठीक ठाक से अपने को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टाटा स्टील, टाटा स्टील ने अपना ब्रेकआउट दिया था और वहां के आसपास कोई इसका सप्लाई जोन था बहुत दिनों से। ये वाला सप्लाई जोन था जो कि वीकली का सप्लाई जोन है ठीक ठाक सा। उस सप्लाई जोन के अंदर इसकी डाउनफॉल देखने को मिल रही है, लेकिन अगर डाउनफॉल देखने को मिल रही है तो यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट है, प्लस ईएमए 50 ईएमए भी है यहाँ पे अपने पास, जहाँ पे डिमांड जोन भी है ठीक ठाक सा, ये वाला एरिया यहाँ पे आती है। तो प्रॉपर आते ही अपने को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जैसा कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रही है तो डेली के डिमांड जोन को ट्रेड करना थोड़ा टफ होने वाला है, कि कोई ज़रूरी नहीं है इसको ये सस्टेन ही कर ले। तो अपने लिए ज़्यादा बेटर होगा एक बार यहाँ पे प्राइस प्रॉपर तरीके से आ जाए, एक बुलिश कैंडल यहाँ फॉर्म कर जाए, 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, तब इसके अंदर अच्छी खासी ट्रेड यहाँ पे अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। उससे पहले अवॉइड करना चाहिए अपने को एंट्री, क्योंकि प्राइस ने अपसाइड में रिएक्शन दे दिया है, लेकिन जब तक इसके अंदर अपनी एंट्री नहीं मिल जाती, एक बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हो जाती ना 20 ईएमए के ऊपर, तब तक एक बार हमें अवॉइड करना चाहिए इसे। फिर एंड करें क्लास को हम लोग।
ठीक है, तो फिर क्लास को एंड करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील तो हमने डिस्कस कर लिया था, लास्ट की जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें जेएसडब्ल्यू को हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्लास कब होगी? ये अब जनवरी बैच से बोल रहे हैं क्या? नहीं, अभी जो वन प्लस के नाम से जो, अच्छा अक्टूबर बैच से नेक्स्ट क्लास अपनी होगी जब जो अभी रिसेंट बैच चल रही है जनवरी वाली, वो जब एंड हो जाएगी, उनके सारे टॉपिक एंड हो जाएंगे, तो उनकी जो लास्ट में बैच दोबारा से लूंगा, तब उसमें सभी को दोबारा से हम लोग मर्ज करेंगे। और फिर जो अपनी ऑप्शन की जो कुछ स्ट्रेटेजी है हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा ने 20 EMA को ऊपर क्लोजिंग डाउनफॉल में दे दिया है उसने, और सपोर्ट अपने को आसपास अभी दिख नहीं रहा। तो या तो इसके लिए 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, बल्कि मतलब 1330 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, तो अपने को अपसाइड में टारगेट ठीक ठाक से देखने को मिलेंगे। या फिर अपने को यहाँ पे एंट्री मिल जाए 1260 1250 के आसपास, तो ज़्यादा बेटर होगा। उससे पहले कोई इसमें एंट्री नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी सी आईटी सेक्टर में सेलिंग देखने को मिली तो सीधा यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। या फिर इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाए तो अपने को पहला यहाँ का टारगेट होगा 1350 के आसपास, 1380, और ऑलमोस्ट 1400 के लेवल को हिट कर सा दिख सकता है अपने को। ठीक है, फिर आपकी कोई अगर क्वेरी है तो फिर एक बार चैट में लिख दीजिए, या फिर क्लास में ही पे एंड करते हैं। लास्ट विप्रो, विप्रो के अंदर, हाँ विप्रो अभी बुलिश लग रहा है। और विप्रो के अंदर कोई डिप भी मिलता है अपने को 1400, सॉरी 478 के आसपास या 480 के आसपास अपने को डिप भी मिले, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। और सीधा मुझे लगता है कि इसके अंदर जब टारगेट देखने को मिलेंगे तो सीधा 500 और उसके बाद 512 के लेवल बड़े आसानी से विप्रो में हिट करता हुआ दिखेगा। तो विप्रो अभी तक बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो और कोई क्वेरी है कि नहीं की? एशियन पेंट्स और एक बार एशियन पेंट ने ऑलमोस्ट इस डिमांड जोन को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया है। हाँ, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, लेकिन अब दोबारा से एक ऐसा मतलब हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एक डिमांड जोन प्लस यहाँ पे एक वीकली के ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है। और ये जो डिमांड जोन है जो कि अनटेस्टेड था अभी तक वीकली का, उसको ये रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे कि एक रेंज में अभी घूमता हुआ दिख रहा है अपने को, जहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश होती है फिर वहीं से दोबारा से नीचे। अब इस रेंज को हमें बस ट्रैक करना है। अभी कोई इसमें फ्रेश एंट्री अपने को नहीं करनी है। अब लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे कैंडल बुलिश हो चुकी है, अब यहीं पे एंट्री बना लेते हैं। हाँ, अगर आपको इतना रिस्क एक्सेप्टेबल है, मतलब 2900 या फिर 2890 के स्टॉप के साथ में अगर आप लोग होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, ठीक लग रहा है। लेकिन प्रॉपर बुलिश मुझे तब दिखेगा जब एक बार या तो इसको ब्रेकआउट दी जाए, मतलब 3010 3020 को क्लोज दी जाए, और एक बार 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे। क्योंकि जब ये फटेगा ना अपसाइड के अंदर,
तो इसके अंदर बहुत बड़ी रैली अपने को देखने को मिलेगी। तो इसको आप लोग ट्रैक पे जरूर रखना, जिन्होंने भी इसके बारे में पूछा है ट्रैक पे जरूर रखना आप लोग, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि जैसे एक बार 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिला ना, अपने को बहुत अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ऑप्शन अपने को 2x 3x होके देखने को मिले अपने को, उस तरीके की यहाँ पे अपने को अपसाइड देखने को मिलेगा एशियन पेंट के अंदर। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे अपने को यही होने वाला है। अब हो सकता है कि कल की कैंडल, परसों की कैंडल, कोई भी ऐसी कैंडल कहीं बन गई कि एक कैंडल सीधा यहाँ पे बन जाए, क्लोजिंग मिल जाए, अगले दिन आएगी यहाँ पे एंट्री के लिए। स्टॉप लॉस फिर आप लोग यहाँ पे कर देना इसका 2900 के आसपास, और टारगेट सीधा अपने को यहाँ पे मिलेगा 3150 3140 के आसपास, फिर सीधा अपने को यहाँ पे 3200 3250 ऐसे दिखेगा आपको। तो ये अपने को रडार में रख के चलना है, क्योंकि अगर RSI सर एक बार 20 EMA के ऊपर क्रॉस कर जाता है प्राइस डेली का, तो हमें फिर उसको वापस नीचे डिमांड जोन में आने का वेट करना है क्या? हाँ वेट, क्योंकि प्राइस दोबारा से नीचे आएगी वो, जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि 90% 95% ऐसा होता है कि दोबारा से प्राइस नीचे आती है, और इस केस में भी वही कंडीशन दिखता हुआ नजर आ रहा है अपने को। प्राइस अगर एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो 90 to 80% ऐसे चांसेस हैं कि अगर एग्जांपल के लिए अगर कल मार्केट ओपन होती है और कैंडल इतनी बुलिश होती है कि सीधा यहाँ पे अपने को 3040 3050 के लेवल को अगर क्रॉस करके वहां पे क्लोज मिल जाती है, तो 80-90% चांसेस हैं कि अगले दिन प्राइस नीचे आएगी। अब प्राइस नीचे आएगी, कोई जरूरी नहीं है कि इस, अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगली कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो जाती है, तो ये अपना क्या हो गया, ये डिमांड जोन हो गया। ठीक है, ये अपना डिमांड जोन हो गया, ये लेग इन बेस लेग आउट, ये अपना डिमांड जोन हो गया। अब अपने को ये ट्रैक करते रहना है कि प्राइस रिएक्शन कहाँ से कर रही है, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाएगी तो ये अपना सपोर्ट, हम लोग बोलते हैं ना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ये अपना सपोर्ट भी बन जाएगी प्राइस अगर ऊपर गई तो ये हमें देखना है कि बुलिशनेस कहाँ से आ रही है। प्राइस जब दोबारा से नीचे आती है, या तो अगले दिन गैप डाउन हो जाए तो यहाँ पे एंट्री मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन अगर यहाँ के आसपास प्राइस आती है और वहां पे कुछ बुलिश फॉर्म करती है, कोई ब्रेकआउट देने लग जाए लोअर टाइम फ्रेम पे, तो अपने को अंदर उसके अंदर एंट्री बना लेनी है। अब इसका मैं एग्जांपल दे दूं कि क्यों नीचे आनी चाहिए। SBI कार्ड की हमने अभी कॉल जनरेट की थी हमने लास्ट टाइम, जिसका हमने 23 रुपए के आसपास, 22 23 के आसपास हमने बोला था, और वो 34 गया था। सेम ऐसा हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं कि सेम ऐसा अपने को देखने को मिला है। SBI कार्ड और एशियन पेंट का चार्ट ऑलमोस्ट मैच करता हुआ नजर आ रहा है। सेम वो कैंडल अपनी ये एशियन पेंट की कैंडल ऐसी है, SBI की कैंडल भी ऐसी, दोनों कैंडल देखने को मिल रही है। अगले दिन प्राइस ऊपर जाती है 20 EMA के पास, अगले दिन हिट करती है प्राइस दोबारा से नीचे, और डिमांड जोन में ऑलमोस्ट इसकी एंट्री होती है एग्रेसिव तरीके से वीक टू वीक, प्राइस दोबारा से रिकवर। इन दोनों चार्ट को अगर थोड़ा आप लोग डेप्थ में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो प्राइस एक्शन पूरा तरीके से आपको समझ में आएगा। लेकिन सर ये तब तक बुलिश तो नहीं हो सकते, अभी ये 20 EMA के ऊपर की क्रॉसिंग का वेट करें फिर वापस नीचे आने दें इसे। समझा नहीं मैं। अभी ये जो प्राइस चल रहा है इसमें 20 EMA के ऊपर जैसे क्रॉस नहीं किया है SBI कार्ड ने, हाँ, इन केस अभी ये ऊपर जाता है और 20 EMA के ऊपर क्रॉस कर जाता है और वापस उसके फिर नीचे आने का वेट करे, और जो डिमांड जोन अच्छा बना हुआ है उसके नीचे वहां तक आने का वेट करे। नहीं, एक बार तो प्राइस आ चुकी है और उसने 20 EMA को हिट कर दिया है, मतलब अब हमें बुलिस इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बुलिस हमें तब होना है जब 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे। 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देने से क्या होगा कि प्राइस में मोमेंटम आ जाएगा अप साइड के लिए। अच्छा, जो एक बार हमें देखना होता है वो ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि एक बार ये टच कर चुकी है उसे हाँ, एक बार अभी। टच कर चुकी है, मतलब एक बार जो डाउनफॉल आना था इसका वो आ चुकी है। लेकिन ओके। अब इसके अंदर क्या है कि अगर ये 20 EMA पर जैसे ही क्लोजिंग देगी तो अपसाइड के चांसेस जो होंगे, मतलब बीच में अगर हमने एंट्री ले ली
हो सकता है कि 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख जाए, अपने को ऑप्शन प्रीमियम खत्म हो जाए। तो अगर एक बार अब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी ना, क्योंकि जो इसके अंदर डाउनफॉल एक बार आना था इसके अंदर, वो इसने लेके आ गया यहाँ से। अब इसके अंदर एक बार अगर क्लोजिंग हो जाती है 20 EMA के ऊपर, तो अब इसके अंदर अपसाइड के मोमेंटम ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे, मतलब कम टाइम में अच्छे खासे अपसाइड के रेंज ये कवर करता हुआ दिखेगा अपने को। ओके ओके क्योंकि सेम अगर यहाँ पे हम प्राइस को यहाँ पे रिलेट करते हैं, तो प्राइस ने दोबारा से यहाँ पे 20 EMA पर हम लोग नीचे बोलेंगे इसने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने का मतलब है कि दोबारा से यहाँ पे जाती रही। अब हम लोग ये भी बोलेंगे कि छोटा सा सप्लाई जोन हिट किया इसने, जो भी किया। अब प्रॉपर तरीके से इसने क्लोजिंग दे दिया था 20 EMA के नीचे। इसको आप रिलेट करना यहाँ से। प्रॉपर तरीके से इसने क्लोजिंग दे दिया था 20 EMA के नीचे, उसके बाद अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है प्राइस के अंदर। उसी तरीके से जब आप इसको यहाँ पे रिलेट करेंगे, तो एक बार यहाँ पे जो मोमेंटम इसमें आना था 20 EMA के अंदर, वो इस तरीके से आ चुका है। प्राइस दोबारा से नीचे गई, प्राइस दोबारा से नीचे आई। इसके ऊपर जब एक बार क्लोज हो जाएगी, तो अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिलेंगे, वो सेम इस तरीके से। ये इसके नीचे क्लोज हो गई, अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला उसी तरीके से। क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से लेंगे, डब्लू पैटर्न, लेकिन पैटर्न का हमें तभी वेट करना है जब अपना प्राइस एक्शन अलाउ करे। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने यहाँ एंट्री ले ली, दोबारा से एक बार नीचे आ जाए, लेकिन जो ज़्यादा बेटर होगा कि इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दे, तो अपने ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो वो खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने डिमांड जोन को उन्होंने फॉलो किया है और ठीक ठाक सा ऊपर जा रहा है। और हो सकता है कि यहाँ तक भी जाए, यहाँ तक जाए, लेकिन प्रॉपर जो यहाँ पे प्राइस एक्शन अपसाइड का बनेगा, वो 20 EMA को ऊपर अच्छे खासे कम टाइम में अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो अब किसी की कोई क्वेरी है? तो अगर आपके में से किसी को कोई क्वेरी नहीं है, तो फिर क्लास को एंड करें यहीं पे। ठीक है। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। क्लास को एंड करते हैं। बाकी जब लास्ट क्लास होगी अपनी रीसेंट बैच के साथ में, तो आप सभी के ग्रुप में हम लोग अपडेट कर देंगे। तो फिर वहाँ पे हम लोग ज्वाइन करेंगे, और फिर जो बाकी के जो स्ट्रेटेजी होंगे, जो डाउट होंगे, हम लोग वहाँ पे क्लियर करेंगे ऑप्शन के लिए। ओके, गुड नाइट।